आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके थे। 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 5920 रुपीज है जो हमें डिवाइड करना है कुछ आदमी, महिलाओं, बच्चों में। तो आदमी कितने हैं ये आपको दिए हुए हैं 8, महिलाएं कितनी हैं 10 और बच्चे कितने हैं 12। ठीक है, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% और हर महिला को हर बच्चे से 25%। आपको याद होगा ये क्वेश्चन डिपेंडेंसी वाले हैं और सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी सीखा था। तो आप ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे बच्चों से। अब अगर आप यहां 100% मान लेते हो तो ये 125% ज्यादा है तो 125 हो जाएगा, लेकिन इसको 125% से और आगे बढ़ाने में आपको दिक्कत आएगी। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस में ये सीखा है कि हम ऐसा कोई नंबर एज्यूम करें जिससे हमें उसको आगे बढ़ाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि हमें 25% पे फिर 25% बढ़ाना है, तो बेटर है कि हम ऐसी कोई संख्या माने जो 4 से 2 बार एटलीस्ट डिवाइड हो जाए। तो क्यों ना हम यहां पे 16 ही मान ले, 16 मान ले। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हर बच्चे का हिस्सा है। हर महिला के पास बच्चों से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है। तो 16 का 25% क्या होता है 1/4, मतलब कितना ज्यादा आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 20। और हर आदमी के पास हर महिला से 25% ज्यादा है, तो 20 से भी 1/4 ज्यादा होगा, मतलब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये 5 और ज्यादा होगा तो 25 आ जाएगा। ये रेशो आ गया प्रत्येक का। समझ में आया? आप कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो जो 4 से डिवाइड हो जाए, आपका आंसर हर केस में आएगा। क्योंकि हमें 25% 2 बार करना था, मतलब हमने 16 मान लिया यहां पर। ओके, अब आपको केवल इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये ईच मतलब प्रत्येक का हिस्सा है। तो 8 आदमियों के पास 25 रुपए होंगे सपोज करो, तो टोटल कितना होगा 200 होगा। 10 महिलाओं के पास भी 20-20 होंगे तो टोटल 200 होगा। और 12 बच्चों के पास 16 रुपए होंगे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 और 32 मतलब ये 192 होगा। ओके, हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमें टोटल बांटना है, इनका टोटल करेंगे तो 200 प्लस 200 400 प्लस 192, इनका टोटल हमने करा तो ये आया 592। और हमारे पास टोटल अमाउंट भी कितना है, टोटल अमाउंट भी 5920 है। तो 592 से ये कैंसिल हुआ, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या पूछा है, प्रत्येक महिला के पास कितना है। सो प्रत्येक महिला के पास जो है ये प्रत्येक वाला रेशो है। ओके, सो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो हर महिला के पास कितना है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे प्रत्येक महिला के पास आ जाएगा 200 रुपीज, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जल्दी से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए, एक फैक्ट्री में कुशल, अकुशल, कामगार और क्लर्क की संख्या 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है? एक है कुशल मतलब स्किल्ड, दूसरे हैं अकुशल, ठीक है, या अनस्किल्ड, और तीसरे प्रकार के कौन से लोग हैं? क्लर्क। ओके, 3 प्रकार के लोग हैं और इनकी संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो होंगे उनका रेशो क्या है? तो ये 8 है, ये 5 है और ये 1 है। और उनकी मजदूरी का अनुपात, जो उनको मजदूरी मिलती है, मजदूरी मतलब वेजेस, तो जो मजदूरी है उसका अनुपात आपको दिया हुआ है कितना? 5:2:3। ओके, जब 20 अकुशल मजदूरों को काम पर लगाया जाता है तब कुल दैनिक मजदूरी 3180 रुपए होती है। यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 20 अकुशल मजदूर अलग है और सभी की टोटल मजदूरी 3180 ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। प्रत्येक वर्ग के कामगारों की दैनिक मजदूरी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो आपको उन्होंने एक चीज यहां पे बता दी कि अकुशल का रेशो यहां पे कितना है 5, और रियल में अकुशल लोग कितने हैं 20। तो 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में कर दूं तो एक्चुअल में रियल जो नंबर्स है, वास्तविक जो संख्या है स्किल्ड लोगों की 8 × 4, मतलब ये लोग 32 हैं। 5 × 4 ये तो वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, और 1 × 4 ये लोग कितने हैं 4। तो अब आप इसको इग्नोर करोगे क्योंकि आपने रियल नंबर पता लगा लिया है कि स्किल्ड लोग हैं 32, अनस्किल्ड लोग हैं 20 और क्लर्क्स कितने हैं 4, क्योंकि 5 की वैल्यू 20 आपको दी हुई थी। अब आपको इनको सॉल्व करना है तो आप बस इनका मल्टीप्लाई करते जाइए सभी का। ओके, सो 32 लोगों को अगर 5-5 रुपए देंगे तो ये 160 आएगा। 20 लोगों को 2 रुपीज दोगे तो ये 40 आएगा। और 3
4 लोगों को 3 रुपीज दोगे तो ये 12 आएगा। ये हमने इनका रेशो बना लिया टोटल वेजेस का। इसको हमें डिवाइड करना है 3180 में। तो हम क्या करेंगे, 160, 40 और 12, अगर इन तीनों का टोटल करें तो ये आएगा आपका 212, जो कि रियल में कितना है, 3180 है। ओके, तो अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये पहले डिवाइड हो जाएगा, 1 की वैल्यू मिलेगी तो 1 की पहले तो एक बार डिवाइड होगा, तो 3180 में आप 212 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो एक बार चला गया, मतलब कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 6, इधर 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1060। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 बार कैंसिल होगा, 212 से 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब इस 15 का मल्टीप्लाई आपको 1 बाय 1 सभी में करना है। ओके, सो 15 का मल्टीप्लाई अगर आप 16 में करोगे तो 15 इंटू 16, 15 का स्क्वायर 225 और एक बार 15 जुड़ेगा मतलब 2400। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2400 तो जरूर आएगा। फिर 15 का मल्टीप्लाई 40 में करोगे 600, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और 15 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 180। ये उनकी आपने इंडिविजुअल जो वेजेस हैं, अलग अलग मजदूरी है, वो आपने उनका पता लगा लिया। ओके, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन यहां पे आपको करना था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:11 में गिरावट आती है। और राजस्व में हुई वृद्धि, आपको रेवेन्यू चेंज बताना है, कितना रेवेन्यू चेंज हुआ। तो आप क्या करेंगे, देखिए टिकट्स का जो रेट है वो 8 से 11 हो गया। सो नंबर ऑफ जो टिकट्स जो सेल होना चाहिए थे वो 23 से 21 हो गया। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 4 और ये हो जाएगा 184। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 की ट्रिक लगाओगे 1, 3 और ये 2, मतलब पहले का रेवेन्यू अगर 184 था तो अब का रेवेन्यू 231 हो गया है। ओके, लेकिन आपसे उन्होंने ये नहीं बोला है कि नया रेवेन्यू बताओ, उन्होंने बोला है रेवेन्यू में कितना चेंज आया, मतलब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 11 में से 4 गया 7 और यहां बचा 22, 47 का डिफरेंस है। अब देखिए पुराना वाला जो रेवेन्यू है वो क्या है, 36800 रुपी, जबकि पुराना वाला रेशो में हमारे पास क्या है 184। और आपसे बोला है चेंज कितना हुआ, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 47 से। अगर बोलते नया वाला रेवेन्यू बताओ तो 231 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 184 से आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 200 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 47 का डबल होता है 94। तो जो रेवेन्यू में चेंज आया दैट इज 9400, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी देखा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, पर इसको हम समझते हैं। देखिए 2 लोग हैं, एक जयपाल है और एक रामपाल है। ओके, इनकी आय का अनुपात, इनकम का रेशो, वो भी कौन से साल का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का इनका जो इनकम का रेशो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5:4। ओके, लेकिन इन दोनों का अगर हम इंडिविजुअली देखें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं जयपाल का लास्ट ईयर और जयपाल का प्रेजेंट ईयर। इसी प्रकार रामपाल का लास्ट ईयर और रामपाल का प्रेजेंट ईयर का रेशो क्या है, तो इसका रेशो है 2:3 और इसका रेशो क्या है 4:7। ठीक है, और आपको दोनों की प्रेजेंट की जो इनकम है ना, दोनों की प्रेजेंट की इनकम आपको दी हुई है, वो दी हुई है 29,000। तो आपको इंडिविजुअल इनकम बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता है कि उनका प्रेजेंट का ये जो रेशो है, जिस प्रकार जयपाल रामपाल का ये लास्ट ईयर का रेशो है, अगर प्रेजेंट ईयर का रेशो भी दोनों का कंपैरिजन मिल जाता तो हम आंसर बता सकते थे। पर यहां पे दिक्कत यह है कि उनका इंडिविजुअल रेशो है पर दोनों का कंबाइंड रेशो नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका जो हमने क्लास में सीखा था कि आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, वो तरीके से आई थिंक आपने कर लिया होगा। मैं आपको एक और यहां पे नया तरीका बता देता हूं, उससे आप करिए। देखिए यहां पे लास्ट ईयर की इनकम 2 है, यहां पर 5 है, तो हम केवल अभी जयपाल की प्रेजेंट ईयर की निकालना चाह रहे हैं। समझना आप ध्यान से कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो लास्ट ईयर की 2 है, यहां 5 है, मतलब ये जो 2 है ये और ये 5 है, ये होने तो चाहिए बराबर। ठीक है, ये 2 है लास्ट ईयर की इनकम, ये भी लास्ट ईयर की इनकम है, मतलब 2 = 5। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 5/2, इससे 1 की वैल्यू मिलेगी। तो अगर 2 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको केवल किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से।
ओके, इसी प्रकार हम रामपाल की भी इनकम निकालेंगे और रामपाल की भी कौन सी इनकम निकालेंगे, प्रेजेंट की। रामपाल यहां पे कितना दिख रहा है आपको 4, लेकिन यहां भी कितना है 4, तो 4 की वैल्यू अगर 4 है तो उसके अकॉर्डिंग इस 7 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर है, तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, केवल 7। अब हम दोनों की प्रेजेंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं, रामपाल और जयपाल और रामपाल, तो ये जय और ये राम हो गया। ओके, तो इसकी इनकम तो आपको 7 मिल गई। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 इंटू 3 मतलब ये आ रहा है 15/2, और अगर इधर अपॉन में 2 है तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो आपको रेशो मिल गया 15:14, और ये इनकी इनकम है कब की, प्रेजेंट की, जो हमें चाहिए थी। ओके, और प्रेजेंट में हमें इनकी टोटल इनकम भी पता है इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो 29,000, 15 प्लस 14 भी 29 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। आपसे किसके बारे में पूछा है, जयपाल की आपको इनकम बताना है। सो जयपाल की इनकम मतलब जयपाल यहां पे क्या है 15, तो 15 इंटू 1000 आंसर आ जाएगा अपना 15,000। क्लियर है, तो एक तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका मैं बताता हूं जो हमने क्लास में सीखा है। हमने यहां क्या किया कि 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की वैल्यू क्या, 4 की वैल्यू अगर 4 है तो 7 की वैल्यू क्या, ये एक तरीका होता है। ठीक है, जो क्लास वाला तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें हम लोग क्या करते हैं इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, हम उसमें क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहां 2 है और यहां पे कितना है 4, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 5 ये क्या बन जाएगा 20, 4 इंटू 4 ये क्या बन जाएगा 16। अब यहां 20 है तो मुझे यहां भी 20 लाना है, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, तो ये तो 20 बनना ही है, पर हमें मतलब इससे है। तो जयपाल की प्रेजेंट की इनकम क्या आ जाएगी, जयपाल की प्रेजेंट की इनकम आ जाएगी 10 इंटू 3 30। इसी प्रकार रामपाल का हम देखें, यहां 16 है, यहां 16 लाना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 16 बन ही जाएगा, इसको देखना है हमें 28। ये हो गया, इन दोनों को और शॉर्ट कर दो, ये कैंसिल हो सकते हैं, तो अभी भी इससे रेशो क्या आएगा 15:14। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जिससे आपको सही लगता है उससे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एकदम सेम क्वेश्चन है, यहां भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे। दो लोग आपको दिए हुए हैं ए और बी, और इनका आपको लास्ट ईयर का रेशो गिवन है। लास्ट ईयर का इनका रेशो कितना है, वो है आपका 12:25। ओके, अब अगर इनकी पर्सनली बात करें तो ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो है वो कितना है 4:7। इसी प्रकार बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो है वो कितना है 5:2। ठीक है, अब हम कोई भी ट्रिक लगा देते हैं। तो हमने अभी जिससे किया था कि 4 की वैल्यू अगर 12 है, तो 12 अगर 4 की वैल्यू है तो 7 क्या होगा, तो आपको इससे पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20, और ये 20 क्या है, इसका प्रेजेंट का रेशो है। इसी प्रकार इस पर चलें तो यहां पर हम देखेंगे कि 5 की वैल्यू 25 है, तो 5 की वैल्यू अगर 25 है तो उसके अकॉर्डिंग इस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आपने सॉल्व किया, ये आपका कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 बार, और 5 का दुगना किया आपने 10। तो आपको दोनों की प्रेजेंट इनकम का रेशो मिल गया कि प्रेजेंट में ए और बी का जो रेशो है इनकम का वो कितना है, वो है 21:10। ओके, और दोनों की टोटल इनकम कितनी है 31,000। तो 31,000 को डिवाइड करना बहुत आसान है, 21 + 10 होता है 31। अगेन 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू 1000। तो आपसे पूछा है ए और बी दोनों की इनकम बताओ, तो एक की इनकम होगी 21,000, एक की इनकम होगी 10,000। कौन सा ऑप्शन होगा ये, 21,000 और 10,000। एक्चुअली यहां पे एक जीरो और आना चाहिए, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए। क्लियर है, यहां पे जीरो और लगना चाहिए था। ओके, तो सेम हमने इस बार काफी जल्दी आंसर निकाल लिया, तो ये मेथड आपका हमेशा टाइम बचाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमें ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, एक स्कूल बस में 3 एक जैसी बसेज हैं, तो हमें 3 बसेज हैं, पर इन बसेस की कैपेसिटी कितनी है नहीं पता, तो हम इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो मैं मान रहा हूं कि इसमें भी 10 सीट्स हैं, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, मतलब तीनों बसेस की टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 30 है। कुछ भी मान लो आप, 10 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ओके, 4/5 सीटें जो हैं ऑलरेडी पैक हैं, है ना, 4/5 सीट जो हैं ऑक्यूपाइड है। तो मुझे एक बात बताओ,
कि टोटल सीट से हमारे पास 30 और 30 का 4/5 क्या होता है, तो 30 का 4/5 होता है 24। मतलब 30 सीट्स में से अभी 24 सीट्स ऑक्यूपाइड है, 24 सीट भरी हुई है, तो खाली कितनी है, 6। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। अब इसमें से 1/4 यात्री चले जाते हैं। भाई देखो बात समझना, हमारे पास कैपेसिटी है 30 की, लेकिन अभी बैठे 24 लोग हैं और इसमें से भी 1/4 चले गए। 1/4 चले गए मतलब कितने चले गए, 6 चले गए। तो पहले 24 थे, उसमें से भी 6 चले गए, तो कितने बचे, 18 बचे। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न बताइए। अब एक बात बताओ मुझे कि हमारे पास उन्होंने बोला है 2 बसेस लेना है, तो एक बस की कैपेसिटी 10 है, तो 2 की कितनी होगी, 20। ओके, और हमारे पास पैसेंजर्स कितने बचे हैं अब, 18। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 9/10। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप कुछ भी एज्यूम कर लेना, आंसर सबसे सेम आएगा और आंसर आपका ये आएगा। 2 बसेस पे फ्रैक्शन बताना है, 3 बोलते तो 30 रखते, उन्होंने बोला है कोई भी 2 बस ले लो, तो 2 बस में टोटल पैसेंजर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 20, जबकि हमारे पास बचे कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं, 18। 18/20 दैट इज 9/10। ओके है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले पीले रंग का प्रयोग। हमने ये वाला क्वेश्चन क्लास में अर्थ वाला था, जो अर्धगोला और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में सीखा था। तो हम कोई भी एक पेंटिंग ले लेते हैं। ये एक पेंटिंग है, इसमें 2 कलर्स हैं, येलो और ब्लू। ओके, तो हम कहीं भी एक बाउंड्री बना लेते हैं। येलो कलर है यहाँ पे और एक ब्लू कलर है, तो ऊपर वाला हम येलो पार्ट ले लेते हैं और नीचे वाला कुछ भी ब्लू कलर नहीं है, तो हम इसको ब्लू मान लेते हैं। ओके, तो ये आपका येलो पार्ट हो गया और ये आपका ब्लू पार्ट हो गया और ये आपका येलो पार्ट हो गया। ठीक है, अब इनका रेशो क्या है, पूरी पेंटिंग जो है उस पे रेशो, तो नीला मतलब ब्लू कलर और पीला मतलब येलो कलर, इसका रेशो है 4:3। ठीक है, अब अगर पेंटिंग को 2 हिस्सों में बांटा जाए, वो 2 हिस्से कोई भी हो सकते हैं, तो उन दोनों में भी यही कलर्स यूज हैं। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो फर्स्ट पार्ट में यही ब्लू और येलो का जो रेशो है वो कितना है, वो है 2:3। और सेकेंड पार्ट में यही ब्लू और येलो का रेशो क्या होगा। भाई पेंटिंग पे तो पूरा कलर मिक्स है ना, कलर सारे मिक्स हैं। तो अगर पेंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट ऊपर जाएगा, एक पार्ट नीचे जाएगा। ओवरऑल पेंटिंग की बात करें तो ब्लू और येलो का कलर है 4:3। एक किसी पार्ट की बात करें तो उसमें ब्लू और येलो का कलर ये है, तो सेकेंड पार्ट में ब्लू और येलो का रेशो क्या होगा। ओके, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमने ये सीखा था कि हम इसको कुछ एज्यूम कर लें। तो इसको थोड़ी देर के लिए 400 मान लें और इसको हम 300 मान लें, मतलब टोटल जो पेंटिंग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। हमने माना कि टोटल पेंटिंग पे पार्ट्स कितने हैं, 700। अब क्योंकि पेंटिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो हम इसको हाफ करेंगे। तो हाफ पार्ट आपका 350 ये हो गया और हाफ पार्ट आपका 350 ये हो गया। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, हालांकि ये चीज इसमें मेंशन होनी चाहिए थी कि आधा पेंटिंग को जो है आधे आधे भागों में बांटा है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, है ना, नहीं बोला है पर वो हमेशा रहेगा। तो जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है अपर हाफ ब्लू एंड येलो, हिंदी में वो चीज एकदम क्लियर नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर टोटल पेंटिंग 700 है तो 350 हाफ होगा, 350 हाफ होगा। 350 में से ये 2 और 3 के रेशो में है, मतलब 5 के रेशो में डिवाइड करेंगे। 1 की वैल्यू 70, 70 का डबल 140 और 70 का ट्रिपल 210। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल पेंटिंग में येलो कलर कितना है, ब्लू कलर कितना है, 400। तो 400 में से 140 इधर यूज हो चुका है, तो 400 में से अगर 140 इधर यूज हो गया है तो बचा कितना, 260, वो इस सेकेंड वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, टोटल पेंटिंग में येलो कलर कितना है, येलो कलर है 300। 300 में से इस तरफ 210 यूज हुआ है, मतलब इस तरफ कितना यूज होगा, 90। और यहां पे आपका 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे ब्लू और येलो कलर का जो रेशो है वो क्या आएगा, 26:9। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, वो बेस्ट रहेगा। 4000 ले लो, 40 ले लो। 40 लेने में थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए एटलीस्ट हम इसको 100 लेते हैं। आप 4000 ले लो, 3000 ले लो, सभी से आंसर इसका एकदम सेम आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38।
देखिए दो लोग हैं, नेहा और रवि, और उनकी आपको बचत दी हुई है। अगर देखो दो टाइप होते हैं, हमने ये सीखा है, अगर सेविंग सेम है, बचत समान है, तो आप इसको बिना एक्स के भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो। तो हम यहां पे इसको विदाउट एक्स करेंगे। दो लोग हैं, नेहा और रवि, ओके, और इनकी इनकम, आय का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3, और इनके एक्सपेंडिचर, खर्चे का अनुपात कितना है, तो वो दिया हुआ है आपको 3:2, ओके। और दोनों कितने की बचत करते हैं, 2500 की। अगर बचत समान है, सेविंग सेम है, तो आप इसको विदाउट एक्स कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आप यहां देखो, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि अगर ये 4 कमाता है और 3 खर्चा करता है, मतलब बचाता कितना है, 1। ये भी 3 कमाता है, 2 खर्चा करता है, मतलब कितना बचाता है, 1। और रियल में दोनों कितना बचाते हैं, तो 2500। तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 2500 मिल गई। दोनों की आय ज्ञात करें, तो 2500 का मल्टीप्लाई एक बार 4 से करना है और एक बार 3 से करना है। तो 2500 इंटू 4 10,000, और इंटू 3 करेंगे 7500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। राजेश और पवन दो लोग हैं, और इस बार दोनों की बचत वापस से सेम है। तो दो लोग हैं, एक है राजेश और एक है पवन, और इनकी इनकम का जो रेशो है वो कितना है, वो है 3:2, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो, खर्च का अनुपात कितना है, तो वो है 5:3। लेकिन दोनों की सेविंग सेम है, पर आप यहां देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। तो इसकी हमने एक ट्रिक सीखी थी कि इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर और इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर, ओके। तो अब आप दोनों के रेशो को चेंज करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 6:4, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5:3 ही रहेगा। और इस ट्रिक को यूज करने से हमेशा उनके आपस के डिफरेंस इक्वल होते हैं। देखिए 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1। 4 और 3 का डिफरेंस भी कितना है, 1। मतलब 6 रुपए कमाता है, 5 खर्चा करता है, मतलब सेविंग्स, बचत 1 की है, इसकी भी बचत 1 की है, लेकिन रियल में बचत कितने की है, 2000 की, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 1 की वैल्यू अगर 2000 है, तो आपसे पूछा है दोनों की आय बताओ। अब एक बात याद रखना कि ये रेशो आपके काम के नहीं होते हैं, अगर आपने उनको कन्वर्ट किया है तो आपको 2000 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में करना है और एक बार 4 में करना है। तो 12,000 और 8,000, कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। ए और बी की मासिक आय 8:5 में है और मासिक व्यय दिया हुआ है। इस बार दोनों की सेविंग्स अलग अलग हैं, तो ये वाला विदाउट मतलब आप एक्स नहीं कर सकते हो, तो यहां पे आपको एक्स लगाना पड़ेगा, जो बहुत आसान होता है। देखिए ए और बी है, तो उनकी इनकम है 8 और 5, तो आप इसको मान लो 8x, इसको आप मान लोगे 5x, ओके। आपको एक रूल पता है, जो मैंने आपको बेसिक में बताया है, कि आय का मतलब हमेशा होता है व्यय प्लस बचत, ओके। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब अगर इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दें तो बचत हो जाएगी, तो दोनों में से हम क्या माइनस करते हैं, इनकम में से हम सेविंग्स माइनस करते हैं, तो इस तरफ क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये 12,000 रुपए की बचत करता है और ये 10,000 रुपए की बचत करता है, और उसके बाद उनका जो खर्च होता है उसका रेशो कितना आता है, 5:3। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस 36,000, ओके। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस 50,000, ओके। 25 में से 24 गया x, और 36,000 में जो है इधर 50,000 इधर आकर प्लस हो जाएगा, और 50,000 में से अगर 36,000 माइनस किया तो ये आ गया आपका 14,000। तो x की वैल्यू 14,000 आ गई। अब आपसे बोला है उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, इनकम का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस दोनों में कितने का है, 3 का, तो डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 14 का ट्रिपल कितना होता है, 42,000, ऑप्शन नंबर डी। अगर इनकम बोलते तो 14,000 का मल्टीप्लाई 8 और 5 में करते, पर क्योंकि डिफरेंस बोला है तो दोनों में डिफरेंस 3 का है, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरीके से करोगे। पी और क्यू 2 और 1 के अनुपात में कमाते हैं, और 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, ओके। सो देखो पी की इनकम कितनी है, तो पी की इनकम हम ले लेंगे यहां पर 2x, ओके। क्यू की इनकम कितनी है, x।
अब हमें अगर दोनों की बचत पता चल जाए तो दोनों के एक्सपेंडिचर खर्च का रेशो तो हमें पता है 5:3। अब आपसे बोला है कि दोनों की जो बचत का अनुपात है वो कितना है, वो है 4:1 और दोनों की बचत कितनी है 5,000। तो 4 और 1 5, 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 1000, 1000 का मल्टीप्लाई 4 में करा 4000 और ये आ गया आपका 1000। मतलब ये 4000 की बचत करता है और ये 1000 की बचत करता है। भाई कंबाइंड दिया है ना, दोनों टोटल 5000 बचाते हैं। तो 5000 को पहले हमने 4 और 5 में डिवाइड किया, इसकी सेविंग्स 4000, इसकी 1000, सेम ही लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। इसको अब सॉल्व कर लोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 12,000 और ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 5,000। ओके, तो 6 में से 5 गया और 12,000 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 7,000। तो x की वैल्यू 7 आ गई। क्या पूछा है, प्रत्येक की आय बताइए। तो 7,000 का डबल और 7,000 का 1 टाइम। तो एक की इनकम है 14,000, एक की इनकम है 7,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये एक चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दी थी और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कंफ्यूज अब नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन वैसे हमने क्लास में किया है एज इट इज, एक बार बात कर लेते हैं। आपको कहा है कि इनकम का रेशो एक व्यक्ति का वो है 2:3 और उसके एक्सपेंडिचर का रेशो, 2 वर्षों की बात चल रही है ना, ये आप ध्यान रखना। 2 अलग अलग ईयर से हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लो ये 2020 है तो ये 2019 मान लेते हैं और एक आप मान लो 2020 की इनकम का रेशो और उसी के एक्सपेंडिचर का रेशो, खर्च का अनुपात भी इस साल कोई भी ईयर हम मान रहे हैं और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो कितना है, वो है 5:9। ओके, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपए उसकी इनकम है। तो इनकम दूसरे साल, ये पिछला साल है, ये इस साल है, तो इस साल की इनकम अगर उसकी 45,000 है तो 3 की वैल्यू अगर 45,000 तो 1 की वैल्यू 15,000 तो 2 की वैल्यू कितनी, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 30,000। मतलब पिछले साल अगर वो 30,000 कमाता था तो इस साल 45,000 कमा रहा है। ओके, पहले वर्ष में उसका खर्च व्यय एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर अगर 25,000 था तो आपको दिख ही रहा है ये 5 टाइम्स है, 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो तो इस साल कितना हो गया होगा 45,000। अब एक बात बताओ, पिछले साल 30,000 कमाता था और खर्चा 25 किया, कमाया 30 और खर्चा 25 किया, मतलब कितना बचाया 5,000। लेकिन दूसरे साल 45,000 कमाया और खर्चा भी 45,000 का किया तो बचाया कितना 0, मतलब उसकी सेविंग्स टोटल कितनी हुई 5,000 की ही सेविंग्स हुई लास्ट ईयर। बस यही आपका आंसर है। उन्होंने बोला है सेविंग्स बताइए, तो सेविंग्स कितनी है, ओनली 5,000। ओके है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये वाला भी सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, ये भी शीट में आ गया है, तो एक बार चलिए जल्दी से मैं बता देता हूं। ABC का जो रेशो है वो कितना है 16, 12 और 9 और ये किस चीज का रेशो है, ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है। ओके, और उनकी टोटल इनकम, ये इनकम है सभी की टोटल जो कितनी है 1530। अब देखिए उनकी बचत का अनुपात, बचत का परसेंटेज दिया है 20%, 25% और 40%। और ये क्या है, ये उनकी सेविंग्स है, ये उनकी बचत है। ओके, तो हमें ये अगर इनकम दिया है तो अनुपात भी किसका पता करना पड़ेगा, इनकम का, रेशो भी इनकम का पता करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति 100% कमाएगा तो बचाएगा अगर 20, मतलब खर्चा कितना करेगा 80, मतलब A 80% खर्च करता है जो किसके बराबर है 16 के। तो 16 अगर 80% तो 100% क्या, मतलब A की इनकम कितनी आ गई 20। इसी प्रकार B का निकालेंगे और C का निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये 25% बचाता है, मतलब खर्चा कितना करता है 75 और या रेशो में कितना है 12। तो 12 अगर 75 है तो 100% क्या होगा, ये 3 बार, ये 4 बार, 3 से ये हो गया 4 बार, ये आ गया टोटल आपका 16। इसकी इनकम आपको पता चल गई 16। 40% बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा 60, तो 9 अगर 60% है तो 100% क्या होगा, सॉल्व करोगे 15 आएगा, ये आ गया। ये आपको इनकी इनकम का रेशो पता चल गया और इनकम आपके पास पहले से रुपीज में है, तो डिवाइड कर लो, सबका टोटल करोगे 11, मतलब कैरी 1 कैरी 2,
2 3 4 और एक हो जाएगा आपका 5। 51 से ये 30 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 की वैल्यू 30। किसके बारे में पूछा है? आपसे पूछा है बी की इनकम बताओ। ओके, सो बी की इनकम मतलब इनकम का रेशो तो ये है, तो 16 से आपको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 30 आपको पता चल गया कि बी की इनकम कितनी है, सी। क्लियर है? तो हमने यहां पर सेविंग से एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकाल लिया कि भाई 20% बचाओगे मतलब 80% खर्च कर रहे हो, और 80% खर्च कर रहे हो और वही रेशो में कितना है, 16, सो 80% इज इक्वल टू 16। इंडिविजुअली निकाला, इनकम आ गई टोटल उनकी, डिवाइड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए एबीसी की आय का अनुपात, आपके पास 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए, बी और सी। इनकी इनकम का रेशो है 3:7:4। ये किस चीज का रेशो है, इनकम का रेशो है। और इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया हुआ है, वो कितना है, 4, 3 और 5। ओके, ये क्या है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशो है। ए 14/7 की बचत करता है। 14/7% का मतलब होता है 1/7, मतलब अगर उसकी इनकम 7 है तो सेविंग्स कितनी होगी, 1। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो इनकम अगर 7 है, ओके, तो एक्सपेंडिचर 6 होगा। इनकम अगर 7 है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, 6। भाई 7 पे 1 रुपए बचाता है, 7 में से 1 बचाता है, तो खर्चा कितना करता है, 6। तो मुझे पता चल गया कि उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, 6:7। अब देखिए जिसकी भी बात करेंगे सबसे पहले आप उसको इक्वल करना, तो 3 और 4 को पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इससे क्या होगा, ए दोनों केस में बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें इनकम 7 के मल्टीपल में चाहिए तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करो, और एक्सपेंडिचर 6 के मल्टीपल में चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपने अल्टीमेटली ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा, 28 से, और नीचे आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 18 से। ये और शॉर्ट भी हो सकता है ना, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 14, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 9। तो अब आप इसको इग्नोर करो, आपको समझ में आ गया है ये कहां से आया। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, 3 है तो यहां 3 है तो यहां 3, यहां 4 है तो यहां 4, और इनकम एक्सपेंडिचर का, ये इनकम का रेशो है 7, इनकम है तो 7 से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंडिचर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों शॉर्ट हो रहे थे तो हमने इतना कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 14 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा काम करना है। तो जल्दी से इसको हम कर लेते हैं, और देखिए 14 का ट्रिपल क्या होता है, 42, और 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36। फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, 14 7 98, और 9 और 3 का गुणा करोगे 27, और ऐसे ही 14 इंटू 4 56, और 9 इंटू 5 45। अब आपको इनकी सेविंग्स का, बचत का अनुपात निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये 42 कमाता है, ये इनकम है, ऊपर वाली इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर है ना। ये 42 कमाता है और 36 बचाता, खर्च करता है, तो अल्टीमेटली बचाया कितना, 6। ये 98 कमाता है, 27 खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, 71। और ये 56 में से 45 एक्सपेंडिचर करता है, तो बचाता कितना है, ये इनका सेविंग्स का रेशो आ गया। कौन से ऑप्शन में है ये, 6, 71, 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट 45, एबीसी 8,400 रुपए, और इसे आपस में 6-8-7 में बांट लेते हैं। उनकी बचत का अनुपात 3-2-4 है। बी 400 रुपए बचाता है, और देखो सारी चीजें ऑलमोस्ट दी हुई हैं। एबीसी के पास देखिए टोटल कितने रुपए हैं, तो एबीसी के पास टोटल 8400 रुपीज है, और एबीसी का अगर आप रेशो देखोगे तो 7, 8 और 6 सभी का टोटल कितना आता है, 21। डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो आपको पता चल गया 1 की वैल्यू 400 है, तो 400 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में, एक बार 8 में, और एक बार 7 में कर देंगे। तो ए के पास कितना है, 2400, बी के पास कितना है, 3200, और सी के पास कितना है, 2800। ओके, ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है। ये इतना पैसा इन्होंने इस तरीके से बांटा। अब उनकी बचत का अनुपात भी दिया है, देखिए उनकी सेविंग्स का रेशो भी दिया हुआ है, बचत का अनुपात भी दिया है, जो कि कितना दिया है, 3, 2 और 4। ओके, 3, 2 और 4, एबीसी नहीं लिख रहा हूं मैं। और आपसे बोला है कि बी की सेविंग्स 200 है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 400 है,
तो 2 की वैल्यू अगर 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी। तो 200 का ट्रिपल, इसकी सेविंग 600 रुपी है, इसकी तो 400 है ही, और इसका आप 200 इंटू 4 करोगे तो इसकी सेविंग्स कितनी आएगी, 800। ये टोटल अमाउंट है, उसमें से सेविंग्स घटाएंगे तभी उनका एक्सपेंडिचर आएगा। तो आप क्या करेंगे, 2400 में से ये 600 बचाता है, मतलब इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 1800। 3200 में से ये 400 बचाता है, मतलब इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 2800। और 2800 में से 800 ये बचाता है, सेविंग्स करता है, मतलब इसका कितना आ जाएगा, 2000। और आई थिंक रेशो पूछा है आपसे, तो आप यहां पे सभी में देखेंगे 2 0 तो कॉमन है, ये हट जाएगी आपकी। और अब इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से ये 9 टाइम्स, 2 से ये 14 टाइम्स, और 2 से ये 10 टाइम्स। तो देखिए जरा ये ऑप्शन किस में है, 9 14 10, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। केवल क्वेश्चन को बस घुमाया है, करना कुछ नहीं है। पहले आपने देखा टोटल पैसा किसके पास कितना कितना है और उनकी सेविंग्स कितनी है, तो सेविंग्स को माइनस किया, आपका आ गया एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कोई व्यक्ति अपना 75% खर्च करता है। देखो ऐसे केस में हमेशा 2 रेशो बनाओ, ओल्ड और न्यू, ठीक है। और आप 2 चीजें लिखेंगे, इनकम और उसकी एक्सपेंडिचर। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो उसकी क्या आ जाएगी, सेविंग्स, ठीक है। कोई व्यक्ति 75% खर्च करता है, तो आप हमेशा मान लो कि सपोज किसी भी व्यक्ति की इनकम है 100 रुपए, उसमें से 75 अगर खर्चा करेगा, मतलब सेविंग्स कितने की करेगा, 25 की। अब उसकी इनकम 20% बढ़ गई, इनकम अगर 20% बढ़ गई मतलब अब वो कितना कमाने लगा है, 120 कमाने लगा है। और इनकम बढ़ती है तो फिर कहीं ना कहीं इंसान खर्चा भी बढ़ा देता है, तो उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा। तो एक बात समझना, 75 का 10% क्या होता है, वो होता है 7.5। मतलब पहले 75 खर्चा करता था, तो अब 7.5 ज्यादा करेगा, मतलब उसका नया जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, 82.5। ओके, सो 120 रुपए अब इनकम है, उसमें से 82.5 एक्सपेंडिचर है, तो उसकी सेविंग्स अब कितनी है, 37.5 रुपी। ओके, तो आप ये देखिए कि पहले 25 बचाता था, अब इतना बचा रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, 12.5। किस पर इंक्रीज हुआ, 25 पर, इंटू करेंगे हम 100 से, तो ये होगा 2 बार कैंसिल, ये होगा आपका कैंसिल 50 बार, मतलब उसकी सेविंग्स, उसकी बचत कितना परसेंट इंक्रीज हुई, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। ओके है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में हमेशा 100 मान के करना, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। बस ये ध्यान रखा कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना होता है, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट 47। 2015 में ए और बी का अनुपात आपको दिया है और 16 में भी आपको दिया है, और ठीक है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट देखा था। 2015 में ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, वो है 4:5। और 2016 में ए और बी का रेशो फिर दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 5:4। ठीक है, ए की आय 2015 की तुलना में 50% ज्यादा है। ठीक है, मतलब 2016 में ए की जो इनकम है वो 2015 से 50% ज्यादा है। तो पहले तो आप एक काम करो, ए पर क्वेश्चन बेस्ड है, ए को इक्वल करो। तो इधर 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या बन जाएगा, 20, 25, और ये क्या बन जाएगा, 20 और 16। अब देखो ए दोनों जगह बराबर है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि 2015 से 2016 में उसकी इनकम 50% ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो 50% ज्यादा होना चाहिए, तो 20 से 50% ज्यादा, तो 20 का 50% क्या होता है, 10। मतलब इस साल उसकी इनकम क्या होगी, 30। और अब ये अगर 50% बढ़ा है तो 16 का 50% क्या होता है, 8, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी इनकम इस साल क्या हो रही होगी, 24। तो आपसे क्या पूछा है, 2016 में बी की आय 2015 से 2016 में कितनी चेंज हुई। तो देखिए ये तो हमने उनको इक्वल करा, पर एक्चुअल में ए और बी की इनकम ये है। अब मुझे बताइए बी की इनकम पहले कितनी थी, 25, और अब कितनी हो गई, 24। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2015 में 2016 की तुलना में कितना है, मतलब
2015 की इनकम 2016 की तुलना में कितनी कम हुई? 1। लेकिन वो बोल रहे हैं 2016 से तुलना करना है, तो नीचे आपका 24 आएगा और इंटू 100 करेंगे, और 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 1/6%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमने कुछ नहीं करा, पहले दोनों को इक्वल करा, और उन्होंने कहा है कि 2016 की इनकम इससे 50% ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको 50% बढ़ाओगे तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बन गया 30, ये बन गया 24। तो पिछले साल ये एक कम था, इससे कंपेयर करना है, इसलिए अपॉन में 24 इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या बोला है, 3 लोगों की आय का अनुपात आपको दिया है, प्रथम 2 व्यक्तियों की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए जिससे नया अनुपात 5:4:3 हो जाए। देखो बहुत आसान, आपको पुराना रेशो दिया है 3:4:5 और नया रेशो दिया हुआ है 5:4:3, और शुरुआत के 2 लोगों को बढ़ाना है, मतलब लास्ट वाला व्यक्ति तो सेम रहेगा, उसको इक्वल कर लो। तो 5 और 3 है, तो इधर 5 का मल्टीप्लाई करो और इधर 3 का। हमें एक बात पता है कि चेंजेस इन दोनों में आएंगे, पर ये तो सेम होना चाहिए ना, ये तो नहीं बदलना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई करो, पूरा नया बनाएंगे हम। 3 × 3 क्या हो गया? 9। ओके, 3 × 4 कितना हो गया? 12, और 3 × 5 कितना हो गया? 15। 5 × 5 कितना हो गया? 25। ओके, 5 × 4 कितना हो गया? 20, और 5 × 3 कितना हो गया? 15। देखो चेंजेस फर्स्ट और सेकेंड में आए, पर थर्ड वाला सेम है क्योंकि थर्ड की कोई बात नहीं हुई है। तो आप अब ये देखो कि ये 9 से 25 हो गया, तो 9 और 25 में कितने का डिफरेंस होता है? 9 से ये 25 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 16, और ये 12 से 20 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 18 बढ़ गया। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? एक सेकेंड, अच्छा सॉरी 8 आएगा केवल, ये 8 बढ़ गया। ओके, तो दोनों का रेशो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 2:1। इस रेशो में दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? तो ये व्यक्ति चेंज नहीं हुआ, ये 9 से 25 मतलब 16, और 12 से 20 मतलब 8। बस इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। एबीसी की आय का अनुपात 5:6:7 है और उनकी बचत का अनुपात 1:3 है। ए की आय और बी की बचत का अनुपात 15:4 है। सी और ए की बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखिए एबीसी का इनकम का रेशो, तो ए बी और सी की इनकम का रेशो आपको दिया हुआ है कितना? 5:6:7। ओके, और उनकी सेविंग्स बचत का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3। ओके, तो हम इन सभी को x मान लेंगे, आप सब में x लगा लो, x 6x और ये 7x, और इन सब में y लगा लो। ओके, और अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जैसा आपसे बोला जा रहा है वैसा करते जाओ। आपसे बोला है a की आय और b की बचत। a की आय मतलब a की इनकम कितनी है? 5x, और b की बचत कितनी है? ये है 2y। ओके, इनका रेशो कितना है? 15/4। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो देखो क्या बचा? x/y, और इधर क्या बचा? 3/2। मतलब x की जगह 3 लिखना है और y की जगह 2 लिखना है। चलो अब पूछा क्या है उसको देख लो। पूछा है c की और a की बचत का अनुपात बताओ। तो c की बचत कितनी है? सी की बचत, एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर ले। रेशो ऑफ सीज इनकम, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है। सी की आय लेना है ना, इंग्लिश में करेक्ट है रेशो ऑफ सीज इनकम। तो सी की आय कितनी है? तो सी की इनकम है 7x, और ए की बचत लेना है। ए की बचत कितनी है? 1y। तो 7 × x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और 1 × y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 21/2 या 21:2। एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बस इतना सा करना था। आपसे कहा था ए की इनकम 5x और बी की सेविंग्स, बी की बचत 2y का रेशो 15 और 4 है, तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई। फिर आपसे बोला सी की इनकम, तो सी की इनकम 7x और ए की सेविंग्स, ए की बचत, ये वैल्यू रखा, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एक बैग में 1 रुपए, ओके, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात कितना है? 4:3:2। ओके,
देखिए इनका बेसिक हमने क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं 1800। तो आपको पता है हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 आ गया, ये आपका 6 आ गया और ये आपका 10 आ गया। चाहो तो शॉर्ट कर लो, नहीं तो इससे भी आंसर आ जाएगा। 10 और 6 और 4 टोटल इनका करोगे तो इनका टोटल आया 20। तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो आपको 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 90। 1 की वैल्यू 90 है, तो आपसे पूछा क्या है 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 2 रुपी। तो 2 रुपए के सिक्के, ये आपने एक्चुअल में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बनाया है, तो आप यहां मल्टीप्लाई करना। 90 का आप 3 टाइम्स करोगे तो आपको मिलेगा 270, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अगेन एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। ओके, किस रेशो में है, तो पहले तो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। और इनका जो रेशो है वो क्या है 6, 9 और 10। और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 34.5 है। फाइन। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 4.5 और ये आ गया 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 1 रुपए। तो 6 4 10 और 1 हो जाएगा 11। इनका टोटल आ रहा है 11.5, यही आ रहा है। और 11.5 इज इक्वल टू 34.5। और ध्यान से देखोगे तो ये 3 टाइम्स है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 1 की वैल्यू 3 है तो 10 पैसे के कितने सिक्के, सो 1 की वैल्यू 3 तो 10 की वैल्यू क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सेम क्वेश्चन था जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, एज इट इज। 52। एक थैले में 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और इस बार वैल्यू नहीं दी है, आपसे बोला है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 480 है, 480 कॉइन्स हैं। ठीक है, और रेशो आपको दिया हुआ है वैल्यू का 2:3:4। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ये वैल्यू है। तो वैल्यू के केस में हम क्या करते हैं कि अगर 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के अगर 2 रुपए बनाएंगे मतलब कॉइन्स कितने होंगे 2। 50 पैसे के सिक्के मिलकर 3 रुपए बने तो इसका डबल करेंगे, मतलब कितने कॉइन्स हैं 6। और 25 पैसे के सिक्के मिलकर 4 रुपए बने मतलब 4 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। ओके, तो 16 + 6 हो गया 22, 22 + 2 हो गया 24। ये टोटल आपको कॉइन्स मिल गए 24 कॉइन्स, लेकिन रियल में कॉइन्स कितने हैं 480। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 20। क्या पूछा है आपसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे के कितने कॉइन्स। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो इस 25 पैसे के कितने होंगे 16। तो 16 और 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 320 कॉइन्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 है, एक बॉक्स में 56 रुपए के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की दुगनी है और 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। ठीक है, देखो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के डबल हैं, लेकिन 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के 4 गुना है। मतलब अगर यहां 1 होगा तो ये 4 है, और 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के दुगने हैं, मतलब यहां 2 होगा तो 4 आएगा। समझ में आया। ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं ये 1 रुपी का 4 टाइम्स है, लेकिन 25 पैसे का डबल है, तो 1 का 4 और यहां 2 होगा तभी तो 4 आएगा, है ना। और आपको इस बार टोटल अमाउंट दिया ही हुआ है कि टोटल 56 रुपी है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करा 1। इस 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए, 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब 50 पैसे। ओके, सो 2 + 1 और ये टोटल आ गया आपका 3.5। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करें तो 7 से 5 टाइम्स, 7 से 8 टाइम्स, नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0, 5 से कैंसिल हुआ, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16। 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, तो ये आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, ये सॉरी ये तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स है, यस ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो 16 का मल्टीप्लाई आप 4 में कर दोगे तो 16 × 4 आपको पता चल गया कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स है 64, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54।
आपसे कहा है राहुल का कद उसकी उम्र के वर्गमूल के सीधे अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए, कद मतलब हाइट, ये अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी उम्र के वर्गमूल के। उम्र मतलब एज, और एज का वर्गमूल। ओके, अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको पता है, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल में होगा, और अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगा, h अपॉन रूट ए। h यही रहेगा, रूट ए। k मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, हम कुछ भी ले सकते हैं, ये हमने स्कूल्स में पढ़ा है। तो आपको पता चल गया कि h अपॉन रूट ए, ये वाला रूल चलेगा, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर राहुल ऊपर हम लिखेंगे हाइट और नीचे लिखेंगे एज, तो 16 साल की उम्र में उसकी ऊंचाई क्या होगी, अगर 9 साल में वो 4 फीट लंबा था, तो जब वो 4 फीट लंबा था तो उसकी जो हाइट है, हाइट 4 फीट है और एज क्या होगी उसकी 9, तो इसको हम लिखेंगे। तो जब वो 16 साल का हो जाएगा, 16 साल मतलब एज नीचे आएगी, है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको पूरा लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। हाइट और नीचे हम एज लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब वो 16 साल का होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, जब वो 9 साल का था तो हाइट 4 फीट थी, जब 16 साल का होगा तो हाइट क्या होगी। आपको इसको ध्यान से देखना है, ये 4 है, ये 3 आ जाएगा, ये x मान लो, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16 अपॉन में 3। तो जब वो 16 साल का होगा तो उसकी हाइट क्या आएगी, 16/3 फीट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा समझना था आपको इस क्वेश्चन में, कैसे इसकी अप्रोच लेकर चलनी है। नेक्स्ट 55 वाला देखिए भाई, एक हीरा 3 हिस्से में टूटता है और उनका जो रेशो है वो क्या है, 2:3:4। ओके, तो हम यहां दो चीजें निकालते हैं, एक तो हीरे की टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 है। और आपसे कहा है कि उसकी जो वैल्यू है ना, वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब हीरे की जो वैल्यू है वो वेट के स्क्वायर के इक्वल होगा, वेट के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। जो उसका मूल्य होगा वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो अगर ये हीरे के टुकड़े हैं, मतलब ये क्या है, उसका वजन है, तो टोटल हो गया 9। और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी टोटल रियल वैल्यू कितनी आई होगी, 81। लेकिन अब अगर हम सबकी इंडिविजुअल वैल्यू देखें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो 16 + 4 + 9, ठीक है, 2 का 4, 3 का 9। इंडिविजुअल हम देख रहे हैं कि अब उनकी अलग अलग कीमत क्या बची, तो 16 4 20 और ये हो गया आपका 29। तो पहले उसकी वैल्यू 81 थी, जो अब 29 हो गई है। 81 से वैल्यू उसकी 29 हो गई है। सो 81 में से अगर आप 29 माइनस करते हो तो ये आ रहा है 52। मतलब उसकी वैल्यू में कितने का लॉस हुआ है, यूनिट्स में, रेशो में 52 का, और रियल में कितने का लॉस हुआ है, 52,000 का। सो 52 की वैल्यू 52,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। और आपसे पूछा है रियल वैल्यू बताओ, मतलब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डायमंड की, उस हीरे की रियल वैल्यू क्या रही होगी, 81,000। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है, समझ आया। अगर आपने क्लास में सारी बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस है। यहां पे हम वापस से अगर हर चीज बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और मुझे केवल आपको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको क्लास में सिखाई जा चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 1170 रुपए एबीसी में बांटना था। देखिए, हमें टोटल 1170 रुपए बांटना था। पहले हमें डिवाइड करना था 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशो में, पर हमने इसी को गलती से किस रेशो में बांट दिया, 2:3:4 में बांट दिया। क्लियर है इतना। तो इससे ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा। तो आपसे पूछा है किसको ज्यादा लाभ मिला, किसको ज्यादा पैसा मिला। तो हम इस देखो, पहले तो इसको एलसीएम लेके सही रेशो बनाएंगे। तो इनका एलसीएम होगा 12, 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 3 से डिवाइड होगा 4 बार, और 4 से डिवाइड होगा 3 बार। तो ये जो रेशो हमें दिखाई दे रहा है ये रियल में ये होना चाहिए। ओके, सो अब आप 1170 रुपए को इस रेशो में बांट लो, तो टोटल कितना है 13। 13 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90। 90 का 6 गुना, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 60,
सॉरी यहां पे, हाँ ओके 90। सो 90 का मल्टीप्लाई 6 में करा तो ये आ गया आपका 560, 90 का मल्टीप्लाई 4 में करा तो ये आ गया आपका 360, और 90 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो ये आ गया 270। तो आपको पता चल गया कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। ये पहले वाला रेशो है। अब नए वाले पे चलते हैं। बांटना ऐसे था पर गलती से, सॉरी बांटना ऐसे था पर गलती से इस रेशो में बांट दिया, और ये रियल है, ये उनको मिलना चाहिए था। तो आप 1170 को डिवाइड करोगे, टोटल 9 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 30, तो 30 का मल्टीप्लाई सब में आप बारी बारी से करोगे, ठीक है, सॉरी 130 का मल्टीप्लाई सब में करोगे तो ए को कितना मिल रहा था, 13 का डबल हो गया 260, बी को कितना मिलना था पहले, 13 का ट्रिपल कर दोगे 390, और सी को कितना मिलना था पहले, तो 13 का 4 टाइम्स करोगे 520। ये पहले मिलना था। तो आपसे बोला है किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो ए को पहले 260 मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है, 560 मिल रहा है। ओके, तो आप देखिए ए को फायदा तो मिला, 260 और 560 हम यहां पे देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, ये करेक्ट है, और ये 540 आएगा ना, 540। तो आप ये देखिए कि 260 और 540 में कितने का डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस होता है 280 का। तो ए को 280 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, ज्यादा मिला। ओके, बी पर आते हैं, तो बी को 390, इसको तो लॉस हुआ, इसको तो कम मिला, है ना, आप लिख सकते हो इसको ज्यादा मिला पर इसको कम मिला। और सी पर आ जाते हैं, तो सी को 520 मिल रहा था और अब इसको कितना मिल रहा है, 270। किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने यहां पे मल्टीप्लाई करा और यहां देखा तो आप क्लियर देख सकते हो कि 520 से इसको 270 का बेनिफिट मिला है। तो दोनों में हम अगर डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 270, 27 दूनी 54, मतलब ये 250 का बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। इसको 250 रुपीज जो है ज्यादा मिले। तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा अगर हम देखेंगे तो वो तो ए को मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, और कितने रुपीस का बेनिफिट हुआ, 280 का, है ना। बी लॉस में गया, उसके बाद सी आएगा, तो आंसर आएगा ए विद 280 रुपीज। ओके, कुछ नहीं करना था, पहले एक बार इस रेशो में बांटना था, फिर एक बार इस रेशो में बांटना था, और पता लगाना था किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एकदम सेम पैटर्न का है, इसको आप जरूर अब कर लेंगे। आप एक बार 555 रुपए को 1/4, 1/5 और 1/6 में डिवाइड करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसका एलसीएम क्या आ सकता है, 60, है ना। इसका एलसीएम हम 60 ले लेंगे, तो 60 में सबका आप डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो रियल में जो रेशो है वो ये आएगा। ओके, लेकिन यही पैसा गलती से 4:5:6 में डिवाइड हो गया। तो आपको बताना है सी को कितना ज्यादा मिला, कम मिला, जो भी कर लेंगे आई थिंक। अब आप इसको पहले आप 555 में इनका टोटल से डिवाइड करोगे, फिर 555 को इससे डिवाइड करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, देखिए, एक दरोगा चोर के पीछे भाग रहा है, पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज अ थीफ। तो आप देखो दो लोग हैं, और आप मेन यहां पे देखिए कि पूछा क्या है, उनकी चाल का अनुपात बोला है। तो दरोगा मतलब पुलिसमैन, ठीक है, और चोर मतलब क्या हो जाएगा, थीफ, ठीक है। आपसे बोला है चोर अगर 10 कदम चलेगा तो दरोगा 8 कदम चलेगा, लेकिन दरोगा के मतलब पुलिस के 5 कदम चोर के, थीफ के 7 कदम के बराबर है। तो एक्चुअल में पुलिस और थीफ का जो रेशो है वो 5-7 नहीं होगा, 7 और 5 होगा। तो यहां आप 7 रखना और यहां 5 रखना। ये लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था, कभी भी इक्वल है तो वो रेशो हमेशा पलट जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 56, ये आपका हो जाएगा 50, और शॉर्ट हो सकते हैं 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 28 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। तो आपका रेशो आएगा 28:25, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि यहां पे और क्लियर करना चाहिए था कि उनकी चाल का अनुपात आई थिंक इंग्लिश में हो। पहले आपको इंग्लिश में क्लियर बोला है, पहले पुलिसमैन होना चाहिए, बाद में थीफ होना चाहिए। हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन। तो पुलिस की स्पीड 28 है, तो थीफ की स्पीड क्या होगी, 25। तो बात बस इतनी सी है कि जो बाद वाला रेशो रहे उसको हमेशा पलट दिया करो, टर्न कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 59,
एकदम सेम क्वेश्चन, दो चीजें हैं, एक कुत्ता है और एक खरगोश है। कुत्ता मतलब डॉग और खरगोश मतलब रैबिट। तो आपसे बोला है खरगोश, देखिए जितने समय में खरगोश 9 कदम चलता है, खरगोश मतलब रैबिट, उतनी देर में कुत्ता कितने कदम चलता है? 6। लेकिन कुत्ते द्वारा 5 कदम, ठीक है, डॉग के 5, रैबिट के 8 के इक्वल है। तो एक्चुअल में डॉग की वैल्यू क्या आएगी? 8 और रैबिट की वैल्यू क्या आएगी? 5। इसको बस हमें देखना था। ओके, तो ये आपका मल्टीप्लाई होने पे 48 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पे 45 बन जाएगा और दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं। तो 3 से कैंसिल करोगे 16 टाइम्स और 3 से कैंसिल करोगे 15 टाइम्स। ये इनका स्पीड का रेशो आ गया। तो करेक्ट आंसर आएगा 16:15। लेकिन हमने पहले डॉग लिया है, बाद में रैबिट, और वही आपसे पूछा है। तो विद इन सेकेंड्स आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। इसमें अब 3 चीजें आ गई, करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। इस बार आप देखिए 3 चीजें हैं। एक आपके पास लॉयन है, ठीक है, शेर है, दूसरा क्या है? लोमड़ी है, और तीसरा क्या है? कुत्ता है। 3 चीजें हैं। ओके, तो लॉयन हो गया, डॉग हो गया और फॉक्स हो गया। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं। आपसे बोला है कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 लगाता है। मतलब शेर अगर 10 छलांग लगाएगा तो कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? 7। और लोमड़ी शेर की 10 छलांग पर लोमड़ी कितनी छलांग लगाता है? 12। ओके, कुत्ता जो है डॉग, इसकी 10 छलांग पे 7 लगाता है और फॉक्स इसकी 10 छलांग पे 12 छलांग लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5 छलांगों में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी शेर की 15 छलांगों के बराबर है। मतलब डॉग की 5 जंप्स, 5 छलांगे शेर की, लॉयन की 15 छलांगों के बराबर है। शेर द्वारा 15 छलांगों में तय गई दूरी के बराबर है ना। कुत्ते की जो 5 छलांगे हैं वो लॉयन की 15 छलांगों के बराबर है। तो अगर आप इनका रेशो बनाओगे तो इनका रेशो क्या बनेगा? लॉयन अपॉन में डॉग, तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा? 15। तो इनका रेशो क्या बनेगा? 1/3। ओके, तो अगर यहां पे मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, इसको हम एक अलग रेशो बना लेते हैं तीनों का। एक लॉयन हो गया, और आप आगे देखेंगे तो लॉयन दोनों में कॉमन है ना। 5 छलांगों को कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी शेर की 15 छलांगों के बराबर है और लोमड़ी की 20 छलांगों के बराबर है। ओके, डॉग दोनों में कॉमन है, तो डॉग बीच में ही आएगा, इधर लॉयन हो जाएगा और इधर आपका फॉक्स हो जाएगा। ठीक है, सो लॉयन की वैल्यू अगर यहां पे आप 1 लिखोगे तो डॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आगे बढ़े। 5 छलांगों में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी शेर द्वारा 15 छलांगों के बराबर है और लोमड़ी की 20 छलांगों के। मतलब वापस से डॉग की जो 5 छलांगों में तय की गई दूरी है वो फॉक्स है ना, लोमड़ी की 20 छलांगों के बराबर है। ओके, तो वापस से आप रेशो को इंटरचेंज करोगे, फॉक्स यहीं रहेगा, डॉग नीचे हो जाएगा, इधर 5 रहेगा, 20 नीचे चला जाएगा। तो अब इनका रेशो क्या बन जाएगा? 1:4। तो डॉग कितना आ जाएगा? 4, और फॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो यहां 4 है तो यहां 4 लेना पड़ेगा, यहां 3 है तो यहां 3 लेना पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा 4, ये आपका बन जाएगा 12 और ये आपका बन जाएगा 3। इसको रखेंगे हम यहां, तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 12 और ये आ गया आपका 3। और अब इनका बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया आपका 40, ये बन गया 84 और ये बन गया आपका 36। और ये सभी 4 से कैंसिल हो सकते हैं। तो 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 10, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9। तो हमने ये रेशो बना लिया लॉयन, डॉग और फॉक्स का। अब देखो पूछा क्या है, उनकी चाल का अनुपात बताना है। तो यस, हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, वैसे इन्होंने कोई सीक्वेंस नहीं दिया है, तो ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये रेशो किस में है। 10, 21 और 9 ऑप्शंस एक्चुअली मैच कर रहे हैं। ठीक है, हमने आंसर सही निकाल लिया है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि पहले किसको लेना है बाद में किसको लेना है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हालांकि रियल एग्जाम में आपको एक क्लियर आएगा कि किसकी जो स्पीड का रेशियो है किस सीक्वेंस में रखना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, समझ में आया। 2 होते तो कोई दिक्कत ही नहीं था, पर अगर 3 हो जाते हैं तो इस तरीके से हमें करके उनको मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमने पहले लॉयन और डॉग और फॉक्स और डॉग का बनाया, और हमेशा देखते हैं कॉमन की दोनों में कॉमन कौन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कहा गया है? 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा, है ना। देखिए, आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन मतलब होता है b² = a × c। मतलब हमें b² निकालना है, तो a क्या मान ले हम? 3 + √2,
ओके, और सी क्या मान ले हम, 12 माइनस रूट 32। अब मुझे एक बात बताइए कि हम यहां पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये तो 3 प्लस रूट 2 है, इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 और 32 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 16 इंटू अगर मैंने 2 लिख दिया, चलो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ही करके बता देता हूं आपको। तो ये आपका 4 इंटू 3 है और ये आपका 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 बाहर निकल जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों में 4 कॉमन निकल सकता है, तो 3 प्लस रूट 2, ठीक है, इंटू इस 4 को मैं आगे लिख देता हूं तो आपको एक स्टेप कम हो जाएगी अपनी। इस 4 को मैंने कॉमन लेके आगे कर दिया, 3 प्लस रूट 2 बचा और यहां क्या बचा, 3 माइनस रूट 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या चल रहा है, 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इसको आप अगर आगे सॉल्व करते हो, एक सेकेंड चेक कर लें इसको, रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 हो गया, ये आपका हो गया 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7, और इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आपका ये आ गया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो सकता है, 28 को अगर ब्रेक किया जाए तो 7 और 4 में ब्रेक हो सकता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो आपका अंदर रह जाएगा 7, मतलब आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 रूट 7, ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 4 जा 28, 28 को अगर आपने ब्रेक किया तो 7 और 4 में टूटेगा, 7 अंदर रह जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, आंसर आ जाएगा आपका 2 रूट 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। कॉलेज ए और बी से पढ़ रहे विद्यार्थियों का अनुपात 5:8 है। कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है, जिनमें से 60% वाणिज्य में पढ़ते हैं और शेष 800 अन्य विभागों में पढ़ते हैं। कॉलेज ए के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आप उल्टा चलना शुरू करो। ठीक है, आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता है कि 2 कॉलेज हैं, उनके नाम है ए और बी। अगर इसमें 5 बच्चे हैं तो इसमें कितने होंगे, 8। फिर वो बी के अंदर जा रहे हैं, आप उल्टा शुरू करो। 60% बच्चे वाणिज्य पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, बचे 800। तो अगर 60% कॉमर्स पढ़ते हैं तो बचे कितने, 40%, और 40% बच्चे कितने हैं, 800। ओके, तो अगर 800 40% है तो 100% क्या होगा, तो आपको वैसे तो देखते से समझ में आ रहा होगा कि ये 2000 है। ओके, ये 2000 कौन से बच्चे हैं, ये कुल बच्चों का 5/8 है, मतलब ये जो 2000 है ये 5/8 के बराबर है। तो 5 से कैंसिल होगा ये 400 बार, और 400 का 8 गुना, मतलब कॉलेज बी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 3200। तो 8 से 3200 कितना गुना दिख रहा है, 400 गुना, तो 5 का भी आप 400 गुना कर दोगे। कॉलेज ए में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 2000। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। समझ में आया, हमने उल्टा किया। 60% बच्चे कॉमर्स तो बचे कितने, 40, तो ये जो 800 बच्चे हैं ये 40% है, तो 100% क्या होंगे, 2000। लेकिन ये 2000 कौन से बच्चे हैं, ये 5/8 है, तो अगर ये 2000 5/8 है तो 100% क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने पे 3200 आया, मतलब कॉलेज बी में 3200 बच्चे हैं, तो 8 की वैल्यू 3200, 1 की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 2000, तो कॉलेज ए में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 2000। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहे हैं, ए के हिस्से में 20 रुपए मिला दिए जाए और बी के हिस्से से 25 निकाल दिया जाए तो उनका रेशो 4 और 5 होगा। देखिए, ए और बी का जो रेशो है वो 4 और 5 होगा, लेकिन कब, जब 20 रुपए ए के निकाल देंगे और बी को दे देंगे। आप पहले तो ये देखो कि टोटल पैसा कितना है, 2165 है ना, यदि कुल राशि ये हो तो बी का हिस्सा। अब इसमें से हमने क्या किया, ए के हिस्से में 20 रुपए मिलाए, मतलब ए को 20 रुपए दिए और बी से 25 रुपए लिए, तो ए को 20 दिए और बी से 25 लिए, मतलब अल्टीमेटली 5 कम हुए ना,
5 की कमी हुई, ए को 20 दिया और बी से 25 ले लिया, तो 5 की कमी हुई, 5 कम है, तो हमारे पास अब जो पैसा होगा उसके बाद का ये रेशो है, कम ज्यादा करने के बाद का ये रेशो है, मतलब ये जो रेशो है ये कितने रुपए के बराबर होगा, 2160 के, है ना, समझना ध्यान से। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का दुगना 18 और बचेगा 3 और 4, 9 चौक 36, तो 1 की वैल्यू 240 आ गई। 240 का मल्टीप्लाई 4 में करा, 240 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 960 रुपीज, और बी में करा 240 इंटू 5, तो ये आ गया 1200। तो ये पैसा उनसे ये लेने के बाद का है। अब हमने ए को 20 रुपए दिया था, तो इससे 20 रुपए लेना पड़ेगा वापस, ठीक है, ए को 20 रुपए दिया था, इससे ले लेंगे हम वापस, तो इसका कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, और इससे 25 ले लिया था, इसको 25 वापस देना पड़ेगा, तो 25 इसको वापस देंगे, तो ये आ जाएगा 1225। ओके, तो क्या पूछा है आपसे, बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा आपका हो जाएगा 1225, मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, पहले हमने उनसे पैसा लिया तो अल्टीमेटली 5 की कमी आई, उसको हमने डिवाइड किया तो ये पैसा आ गया। अब इसको हमने 20 दिया था तो इससे ले लिया, इससे 25 लिया था, इसको वापस दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। 2186 रुपीज जो है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, और ये हमने क्लास में कई सारे क्वेश्चन करे हैं। 2186 रुपीज जो है ये एबीसी में बांटना है। अगर एक एम एन पी में बांटना है तो एम से हमने 26 रुपए, इससे 28 और इससे 32 रुपए कम कर दिए, है ना। उसके बाद का रेशो जो है, उसके बाद का रेशो है 9:13:8। तो देखो इतने रुपए हमने कम कर दिए, तो इसका अगर टोटल करेंगे तो 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 4 3 7 और 1 8, मतलब आपने उनसे 86 रुपीज कम कर दिए, तो बचे कितने होंगे, 2100। ये 2100 की इक्वल है, तो डिवाइड कर दो अब। तो अगर अब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा टोटल 30, इनका टोटल आएगा 30। 30 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी आपकी 70। 70 का मल्टीप्लाई सभी में कर दो, तो 70 इंटू 9 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 630, 70 इंटू 13 910, और ये आपका आ जाएगा 560। और ये पैसा, इतना पैसा लेने के बाद का है, तो ये पैसा इनको वापस देना पड़ेगा, तो इसको 26 वापस करो, इसको 28 वापस करो, और इसको 32 वापस करो। ओके, और अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 656 एक एम का, इसका आ जाएगा आपका 938 एन का, और ये आ जाएगा आपका 592 पी का। तो पूछा क्या है वो देख लेते हैं। एम को कितनी राशि मिली, तो एम को मिली 656, ऑप्शन नंबर सी। तो करना यह है कि पहले इतना पैसा ले लो, फिर उनका शेयर पता चल जाएगा और वही पैसा उनको वापस दे दो, तो ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। देखिए आपसे बोला है 15,525 रुपए, 3 लोग हैं, एक सुनील है, एक अनिल है और एक जमील है। ठीक है, और इनसे क्या क्या होता है, तो इससे 22, 35 और 48 कम कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 5 और कैरी हो गया 1, 4 3 7 2 9 1 10 का 0, 105 रुपए आपने इनसे टोटल कम किए। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा था 15,525 और आपने उनसे 105 रुपए ले लिए, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, यही आएगा 15,420। अब इतना पैसा जो है वो अब उनका रेशो दिया है 7:10:13, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। सो 15,420 रुपए डिवाइड करो तो ये टोटल वापस से कितना आ रहा है 30 से डिवाइड करा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड हुआ 5 बार, फिर 3 से डिवाइड हुआ 1 बार, 3 से डिवाइड हुआ 4 बार, 1 की वैल्यू 514। तो इसमें एक बार 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सुनील को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 4 गुना 28 का 8 कैरी हो गया 2, 7 और 2 9 और 7 और 5 35। ठीक है, फिर इसके बाद कौन है अनिल, उसको देख लेते हैं। तो इसको तो सिंपल 5140 आ जाएगा, और इसके बाद जमील तो उसको कर देते हैं 2 कैरी हो जाएगा 5, फिर 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18 का 8 कैरी हो जाएगा आपका 1 और 65 और 1 66, ये आ गया। अब ये हिस्सा कौन सा है, ये पैसा लेने के बाद, तो पहले तो ये वापस करो, समझना बात,
इसको आप 22 वापस करोगे, इसको आप 35 वापस करोगे और इसको आप 48 वापस करोगे। इसके बाद इनका रियल शेयर आएगा, फिर वो बोल रहे हैं उनके हिस्सों में और जोड़ो। इतना करने के बाद फिर वो इसको दे रहे हैं 16 रुपए और इसको दे रहे हैं 77 और इसको दे रहे हैं 37 और इसके बाद जब आप इनका टोटल करोगे तो उसका रेशो आपको निकालना है। आप कर लेंगे कैलकुलेशन, मैं आपको बता देता हूं। इनको बस अब आप प्लस करके रेशो बनाओगे और अगर आप इनका रेशो बनाओगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 रेशो 52 रेशो 67। ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ गई। पहले इतना पैसा निकाल के हमने बांटा तो हमें पता चला कि उनके पास ये था, क्योंकि इतना ले लिया था तो पहले उतना वापस किया। फिर प्रश्न में बोला है कि उन्हें और पैसा दो, तो हमने उन्हें और पैसा दिया और उनका फाइनल रेशो हमने पता किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याओं में प्रत्येक में 5 और 15 जोड़ देने से 5:4 का अनुपात हो जाता है और यदि उनमें से क्रमशः 20 और 15 घटा दिया जाए तो 5:2 का अनुपात हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? ठीक है, देखिए अगर आप दोनों में से 5 और 15 जोड़ देते हैं तो 5:4 हो जाता है। बेटर रहेगा आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, है ना। दो संख्याएं हैं, अगर 5 और 15 जोड़ देंगे तो उनका रेशो आपका, जैसे हम ऑप्शन से कर लेते हैं, एक 12 है और एक 33 है। अगर आपने इसमें 5 जोड़ा और इसमें 4 जोड़ा तो ये बन जाएगा आपका 17 और ये बन जाएगा आपका 37। तो रेशो तो 5 और 4 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगर संख्याएं 13 और 33 है, इसमें आपने 5 जोड़ा और इसमें आपने 4 जोड़ा तो ये आपका बनेगा 18 और ये आपका बनेगा कितना, 33। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा ना। ओके, तो ठीक है, ये हो गया आपका। और इसको अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 48, तब भी ऑप्शन गलत होगा। फिर दूसरा हम रखेंगे, अगर 13 और 33 है, इसमें 5 और इसमें आपने 15 जोड़ा, तो अब देखते हैं रेशो क्या है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वापस से कितना आएगा, 48। ये और कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार, पर हमें रेशो तो 5 और 4 चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। फिर अगला उठाते हैं, अगर वे संख्याएं 45 और 25 हो और इसमें अगर 5 जुड़े और इसमें अगर 15 जुड़े तो ये आपका बनेगा 50 और ये आपका बनेगा 40। आ गया रेशो 5:4। ठीक है, मतलब ये वाले ऑप्शंस जो हैं सही हैं। ओके, और आगे और चेक कर सकते हो, वैसे तो यही आंसर है। अगर दोनों से 20 और 15 घटा दें, ठीक है, अगर 45 और 25 में से 20 और आपका 15 माइनस कर दें तो इसको माइनस करोगे तो ये 25 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 10 आएगा। रेशो क्या बनेगा, 5:2। यस, दोनों केस में हमारा ये ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन से करिए, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा और ये बेटर तरीका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। दो जंगल पी और क्यू, कुल पेड़ों की संख्या 560 है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप या तो ऑप्शन से कर लो या फिर इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन से कर लो। ठीक है, और ज्यादा इजी रहेगा अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे। तो मैं आपको पहले ऑप्शन मेथड बता देता हूं, फिर आपको मैं इक्वेशन वाली मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन उठा लेते हैं। आपसे कहा है कि पी और क्यू दो जंगल हैं और दोनों में टोटल पेड़ कितने हैं, 560। और आपसे पूछा है क्यू में कितने पेड़ थे, और हम पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। तो सपोज करो कि क्यू में अगर 420 पेड़ थे, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ पी में कितने होंगे, तो आप 560 में से 420 घटाओगे ना। तो 560 में से अगर 420 गया तो मुझे पता चला कि पी में कितने पेड़ रहे होंगे, 140। और ये अब आगे बढ़ते हैं, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो हमने पहला ऑप्शन उठा लिया कि क्यू में अगर 420 तो पी में कितने। अब देखो 3/7 पेड़ पी के जल गए, तो पी में पेड़ कितने थे, 140। इसका 3/7 जल गया, तो 3/7 जल गया मतलब कितने पेड़ जल गए, 60। ठीक है, अब 140 में से अगर 60 पेड़ जल गए तो बचे कितने, 80। और क्यू में पी के और 100 पेड़ क्यू के जल गए, तो क्यू में कितने पेड़ थे, 420, और इसमें डायरेक्ट दिया है 100 जल गए, तो कितने बचे, 320। उसके बाद रेशो 1 और 4 का आना चाहिए, तो 8 और 4 हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। मतलब पी में 140 पेड़ हैं, क्यू में 420। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो इसको लॉन्ग मेथड से करना है। तो लॉन्ग मेथड से कैसे करोगे वो देखो आप। ठीक है, आपसे बोला है कि 3/7 पेड़ पी के और 100 पेड़ अगर ये जल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी के 3/7 पेड़ और क्यू के, अच्छा 3/7 पेड़ तो जल गए,
तो बचे कितने, तो हम यहाँ पे 3/7 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 4/7 लिखेंगे। और Q के जितने भी पेड़ थे उसमें से 100 जल गए, उसके बाद जो रेशो बचा वो क्या बचा, 1/4। इसको आप रेशो से सॉल्व करोगे तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे बनेगा, P/4 Q - 100, और ये जो 4/7 का 7 नीचे आ जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको देखेंगे तो 4 × 4 ये हो जाएगा आपका 16P, इसको देखेंगे तो 7Q - 700, तो ये आपका हो गया 16P - 7Q इज इक्वल टू -700। ये आपका समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 है। तो P + Q ये है और दूसरा ये है, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि P + Q इज इक्वल टू 560, और आपने यहां पे कंक्लूजन निकाला है कि 16P - 7Q इज इक्वल टू -700। इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद फिर P और Q की आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो बेटर है आप ऑप्शन से करें ऐसे क्वेश्चंस को, आपके आंसर्स जल्दी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को वजीफा मतलब इंग्लिश में होता है स्कॉलरशिप मिले, तो कितने बच्चों को नहीं मिला। तो देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है आपका 3:2, तो मैं इसको 30 और 20 मान लूंगा, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 50। ओके, 30 लड़के हैं, उसमें से 20% को स्कॉलरशिप मिली, तो कितने बच्चों को नहीं मिली, 80%, मतलब 24 लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। लड़कियां कितनी हैं 20, और उसमें से 30% को स्कॉलरशिप मिली, तो कितनी लड़कियों को नहीं मिली, तो 70% को नहीं मिली, मतलब 14 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो टोटल स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाले बच्चे कितने हैं 38। तो 38 बच्चे हैं आउट ऑफ 50 जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, मतलब हम कहेंगे कि उस स्कूल में 76% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। समझ में आया। आप इसको 300 200 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। तो हमने डायरेक्ट क्यों निकाला, क्योंकि हमसे पूछा था कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ओके, तो टोटल 38 बच्चे थे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली आउट ऑफ 50 × 100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ABC के वेतन का अनुपात है ना, A हो गया, फिर B को मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूं, और C, इनके वेतन का अनुपात क्या है, 1, 3 और 4। ओके, इसका 5% इंक्रीमेंट हुआ तो 100 + 5, 10% इंक्रीमेंट हुआ 100 + 10, और 15% इंक्रीमेंट हुआ 100 + 15। ओके, अब ये किससे कॉमन कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 21 बार, ये 22 बार, और ये 23 बार। ओके, 21 × 1 21 ही रहेगा, 22 का ट्रिपल 66 हो जाएगा, 23 का 4 टाइम्स 92 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बस, और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आपसे पूछा है नया रेशियो बताओ इंक्रीमेंट के बाद का, 21 66 92। हमेशा सिंपल इस तरीके से करना, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं भाई जल्दी से। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, और लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। आप दोनों में से किसी भी एक से कर लो, आंसर सेम आएगा। आपसे बोला है बॉयज का 10%, ठीक है, गर्ल्स के 1/4 के इक्वल है, तो आप इसको 10% रहने दो चलो, और आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, तो परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल हो गया, बॉयज यहीं है, गर्ल्स इधर है, 25 वहीं है, और 10 यहां है। ये और शॉर्ट कट हो सकता है, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो आपको पता चल गया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है, 5:2। बस आपसे क्या पूछा था, रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो बताना है, आंसर आ जाएगा 5:2। ठीक है, अगर आप यहां पे सेकंड वाली लाइन का यूज करेंगे उससे भी आंसर सेम आएगा, यही वाला आएगा 5:2। उम्मीद है यहां तक के आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।